दोस्तों नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी समस्या आन पड़ी है इस देश के सामने, लोगों के मन में, आम आदमी के ख्यालों में, विचारों में, सोच में और पूरे देश के सामने कि नरेंद्र मोदी मुजरे के बाद कहां जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि मुजरे के बाद मोदी कहां जाएंगे। इसके बहुत से अर्थ हैं। सीधा अर्थ तो यह है कि अब कितने और नीचे गिरेंगे, अगला उनका प्रकरण क्या होगा। झूठ, मक्कारी, धोखेबाजी या न जाने किन किन चीजों से लपेट करके अगला प्रहार, जैसा कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कहते हैं कि अब गाली देना बाकी रह गया है। तो क्या नरेंद्र मोदी मुजरे के बाद अब सीधे गाली पर उतरेंगे, मां बहन की गाली पर उतरेंगे, ठेठ गाली पर उतरेंगे, देसी गाली पर उतरेंगे, कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये तो सामने है आपके कि नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र से मुजरे तक आ गए। आते आते गिरते गिरते बीच में भैंस, न जाने क्या 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 चर्चा किया जाए, उस पर चर्चा भी करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब कुछ बोलते हैं तो उन्हें पता होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब कुछ बोलते हैं तो उन्हें भी पता होता है कि वो वैल्यूलेस है, यानी उसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है। तो नरेंद्र मोदी बोलते सिर्फ इसलिए हैं कि उन्हें बोलना होता है, कुछ भी बोल जाते हैं। अब कुछ भी बोलने पर ना उसका मतलब और ना उसका भविष्य और ना ही उसका एक्सप्लेनेशन, कुछ भी नहीं मिलता नरेंद्र मोदी से। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की हालत यह हो गई है कि वो मोदी, ऐसे कह सकते हैं कि मोदी अब मोदी की ही बजा रहे हैं, यानी मोदी की ही ढोल फोड़ रहे हैं, या मोदी में ही नुक्स निकाल रहे हैं, या मोदी को ही डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड नहीं, अटैक कर रहे हैं। मोदी को ही न जाने कहां पहुंचा देना चाहते हैं। इस स्तर पर उनका, वैसे सच तो यही है, चौथी फेल राजा अरविंद केजरीवाल ने कहा था, तो चौथी फेल राजा से हम इससे ज्यादा उम्मीद कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह तो सच है कि नरेंद्र मोदी खुद को ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं, खुद अपने ही कामों को, अपनी ही बुराइयों को बोल करके। अगर उदाहरण के लिए कहा जाए तो नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, बोलते बोलते कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी तो उनकी पार्टी में आ गए। जिनको वो गाली दे रहे थे, जिनको वो चक्की पिसवा रहे थे, जिनके ऊपर वो प्रहार कर रहे थे, जिनको वो जेल में पहुंचाने वाले थे, वो तो भाजपा में आ गए, यानी उनके बगल में आ गए, यानी उनके पास आ गए। तो अब किसके ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई करेंगे? ये कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी खुद को ही कटघरे में खड़ा करते हैं, अपनी भाषा से, अपनी अज्ञानता से कह सकते हैं। वही बात कि चौथी फेल है तो दिमाग भी तो उतना ही होगा। अब रह गई बात कि 31 मई से 3 जून के बीच, 31 मई क्यों और 3 जून की बात मैं क्यों कर रहा हूं। 31 मई को शायद चुनाव प्रचार थम जाएगा, क्योंकि 1 जून को शायद 30 को ही थम जाए, तो 1 जून को अंतिम 7वें चरण का मतदान है, तो चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, यानी नरेंद्र मोदी की ड्यूटी खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री वो है नहीं, रहे नहीं, आगे प्रधानमंत्री होने वाले नहीं हैं। तो 31 मई के बाद नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खाली हैं और 3 जून तक खाली रहेंगे। 3 जून तक उनका डेडलाइन है, तो 31 मई से खाली हो जाएंगे, 3 जून डेडलाइन है। अब 31 मई से 3 जून के बीच नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे? मैंने पहले कहा कि मुजरे के बाद मोदी कहां जाएंगे। उसका दूसरा अर्थ यह भी है कि 31 मई से 3 जून के बाद नरेंद्र मोदी 3 जून के बीच, 31 मई से 3 जून के बीच नरेंद्र मोदी जाएंगे। लेकिन कहां जाएंगे? विदेश जाएंगे। लेकिन कहां? अमेरिका जाएंगे, जर्मन जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, या
ललित मोदी के यहां जाएंगे, नीरव मोदी के यहां जाएंगे, या मेहुल भाई के यहां जाएंगे, ऐसे न जाने कितने और नाम हैं। विनोद भाई के यहां जाएंगे, विनोद अडानी की बात कर रहा हूं, तो विनोद भाई के यहां जाएंगे, या अपने चीनी दोस्त के पास जाएंगे, या फाइनली वो चीन जाएंगे। खैर, ये 31 मई और 3 जून के बीच आपके सामने डिसीजन आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। आगे शाह कहते हैं, शाह ने उड़ीसा में एक बयान दिया, जिस बात को मैंने सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा लोगों को जिस पर बात करते तो नहीं देखा, लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि लोग क्यों नहीं पूछते या क्यों नहीं बात करते शाह के इस बात पर कि उड़ीसा में खड़े होकर अमित शाह कहते हैं, पहले तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यहां से रत्न भंडार की चाबी गायब हो गई है और तमिलनाडु चली गई है। वो भी तमिलनाडु का नाम भी सही से नहीं ले पाते, उनका वीडियो में क्या दिखाऊं, आप देख लीजिएगा। और अमित शाह कहते हैं कि एक तमिल उड़ीसा में राज करेगा, और पूरी जनता से पूछते हैं कि राज कर सकता है क्या, मेरी सरकार बना दो, मैं उड़िया बोलने वाला मुख्यमंत्री आपको दूंगा। क्या अमित शाह ये चुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नहीं दिख रहे हैं आपको? क्या अमित शाह एक प्रदेशवाद नहीं कर रहे हैं? क्या अमित शाह जहर नहीं घोल रहे हैं? क्या अमित शाह जहर नहीं उगल रहे हैं? क्या अमित शाह जहर बो नहीं रहे हैं? तो फिर बात क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं होनी चाहिए? चलिए, कोई करे ना करे, लेकिन मेरे मन में बहुत से सवाल खड़े हुए कि एक तमिल उड़ीसा में राज नहीं कर सकता, या उड़ीसा की सरकार में नहीं आ सकता, या उड़ीसा के सरकार में शामिल नहीं हो सकता, या उड़ीसा के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। एक तमिलनाडु का होने के नाते, तमिल होने के नाते अमित शाह को, देश को यह भी बताना चाहिए कि मोदी और आप, यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी गुजराती हैं, ये उड़ीसा में कैसे राज कर सकते हैं, और ये उड़ीसा में खड़े होकर ऐसी बात क्यों बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? ये दिल्ली में राज कर सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश में राज कर सकते हैं, करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वहां तो कर सकते हैं की बात है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दो गुजराती, पूरे देश पर राज कर रहे हैं। पंजाब में राज कर रहे हैं, तमिलनाडु में राज कर रहे हैं, तेलंगाना में राज कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में राज कर रहे हैं, पूरे देश पर राज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राज कर रहे हैं, बिहार में राज कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में राज कर रहे हैं, राजस्थान में राज कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में राज कर रहे हैं, बंगाल में राज कर रहे हैं, सब जगह राज कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं और कैसे कर रहे हैं ये आप समझिए। वो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का पद सेंट्रलाइज होता है, गृह मंत्री का पद सेंट्रलाइज होता है, ठीक है, इसलिए हम हैं और राज कर रहे हैं। तो फिर एक तमिल उड़ीसा में किसी सरकार में क्यों नहीं आ सकता? काउंटर सवाल यह है कि अगर बनारस की गंगा नदी में बोट चलाना हुआ, या कलकत्ता में कोई छोटा मोटा बिजनेस करना हुआ जो बड़े पैमाने पर होता हो, या भगवान विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, या अयोध्या और राम मंदिर का कॉरिडोर, या पूरे अयोध्या, या फिर कहीं भी भारत के कोने कोने में अगर गुजराती राज कर सकते हैं, गुजराती खरीद सकते हैं, गुजराती कुछ भी कर सकते हैं, तो एक तमिल उड़ीसा में सरकार में क्यों नहीं आ सकता, राज क्यों नहीं कर सकता, साथ मिलकर उनका सहयोग क्यों नहीं कर सकता, वो उड़िया का बनके, उड़ीसा का बनके क्यों नहीं रह सकता? ये अमित शाह को, देश को बताना चाहिए। क्योंकि इन 10 सालों का अगर कोई डिप्लोमेटिक समझ लीजिए या डेवलपमेंटिक समझ लीजिए, विकास की बात हो या बात की बात हो, या राजनीति की बात हो, या समाज की बात हो, गुजराती के अलावा नरेंद्र मोदी ने किसी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। पोर्ट
जबरदस्ती अडानी को दिया, क्या वो गुजराती नहीं है? आंध्रा का पोर्ट, तमिलनाडु का पोर्ट अडानी को दे सकते हैं, खरीदवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, और एक तमिल ओडिशा में एक सेवा नहीं कर सकता? क्या आपको नहीं लगता कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर बहुत घटिया बयान दिए हैं? वैसे भी अब इनका दिन भर चुका है। पूरे देश का एयरपोर्ट अडानी खरीद सकता है, क्या वो गुजराती नहीं है? पूरे देश का रोड, पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे देश की बिजली, पूरे देश का कोयला, पूरे देश का पानी, पूरे देश का पीएसयूज, पूरे देश की संपत्ति, पूरे देश का की इंडस्ट्री, पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जायज और नाजायज तरीके से भी अडानी को खरीदवा सकते हैं, यानी मोदी खरीद सकता है, यानी मोदी और अडानी मिलकर खरीद सकता है। एक तमिल ओडिशा की सरकार में शामिल नहीं हो सकता। क्या अडानी गुजराती नहीं है क्या? अंबानी गुजराती नहीं है क्या? क्या वो 20-22 लोग जिनके लिए नरेंद्र मोदी ने काम किया, उनके कर्जे माफ कर दिए, 16 लाख करोड़ दे डाला मुफ्त में, क्या वो गुजराती नहीं है क्या? सारी की सारी ब्लैक मनी जो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके संसद में देश को मिलना था, वो अंडरग्राउंड करके अकेले अडानी को दे करके उसे तीसरे नंबर तक पहुंचाने की मदद करते हैं, क्या वो गुजराती नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये बोल कैसे गए? मेरे दोस्त, अंतिम चरण का 7वें चरण का चुनाव है। मैं समझता हूं इसका जवाब यही है कि हर सीट पर, जहां भी, जितनी भी जगह, जितनी भी सीट बाकी है और 7वें चरण में वोट पड़ेगा, इनके किसी भी कैंडिडेट का जमानत नहीं बचना चाहिए। जवाब यही है और यही होना चाहिए। अगर राष्ट्रवाद आप में कूट कूट कर भरा है, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, मोदीवादी नहीं हैं, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, गुजरातवादी नहीं हैं, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अडानीवादी नहीं हैं, तो इसका जवाब देना चाहिए आपको। यह मैं पूरे देश से गुजारिश कर रहा हूं कि इसका जवाब नरेंद्र मोदी से मांगे, लेकिन उन वोटरों से जो 1 जून को मतदान करेंगे, वो नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के इस सवाल का जवाब दें कि एक तमिल ओडिशा में राज नहीं कर सकता, या एक तमिल ओडिशा की सरकार में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन एक अडानी पूरा देश खरीद सकता है। एक अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरा देश बेच सकता है। यह बेचने का अधिकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को किसने दिया और कैसे मिला इनको? यह सोचिए आप। यह हमारी और आपकी गलती का परिणाम है, जो ये हमको लूट भी रहे हैं, हमारा छीन भी रहे हैं और हमको गाली भी दे रहे हैं, हमको नीचा भी दिखा रहे हैं, हमको चोर भी कह रहे हैं। यह सिर्फ तमिलनाडु की अस्मिता का सवाल नहीं है, यह सवाल पूरे देश का है। अमित शाह जाकर के पंजाब में पंजाबियों को धमकी दे रहे हैं कि वहां की सरकार गिरा देंगे, वहां की चुनी हुई सरकार गिरा देंगे, वहां के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार गिरा देंगे। यानी वो पूरे पंजाब को धमकी दे रहे हैं, उन वोटरों को धमकी दे रहे हैं जिन्होंने उस सरकार को चुना है। ये 2 गुजराती इतना मन बढ़ सकता है इनका कि सीधे सीधे पंजाब को धमकी दे सकते हैं, पंजाबियों को धमकी दे सकते हैं, सरकार गिराने की बात कर सकते हैं जो पंजाबियों ने चुना है, चुनकर बनाया है, और पूर्ण बहुमत के साथ। क्या पंजाब इसका जवाब नहीं देना चाहेगा? नरेंद्र मोदी सीधे सीधे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तेजस्वी यादव को जेल भेजने की बात कह रहे हैं। कैसे कह सकते हैं? सारे चोर अपने साथ लेकर चल रहे हैं। जितने लोगों को उन्होंने जेल भेजने की बात की, वो आज नरेंद्र मोदी के मंत्रालय में शामिल हैं, मंत्री हैं, उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे हैं। और तेजस्वी यादव वोट नहीं मांग सकते,
तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ सकते। कौन सा गुनाह किया है तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव चुने हुए विधायक हैं और बिहार के। तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। वो बिहार की भीड़ है, बिहारियों की भीड़ है, और आप उनको गाली दे रहे हो। नरेंद्र मोदी जी, आप उनको चैलेंज कर रहे हो, आप बिहारियों को चैलेंज कर रहे हो, आप बिहार की जनता को चैलेंज कर रहे हो कि उनके चुने हुए व्यक्ति या उनके नेता को आप जेल में डाल दोगे। इतना दुस्साहस। तेजस्वी यादव कहते हैं, जवाब देते हैं कि हम बिहारी हैं, आके दिखाओ, हम डरने वाले नहीं, हम गुजराती नहीं हैं। इसका मतलब समझते हैं आप कि आप डरने वाले हैं इनडायरेक्टली, और इसके 1000 प्रमाण इस देश में मौजूद हैं। आप बताइए नरेंद्र मोदी, कोई भी किसी भी सीमा से कभी भी आप किसी का नाम लेकर बताइए कि उसका जनाजा उठा हो और गुजरात गया हो। बताइए। इस देश को आजाद कराने वालों में किसी एक क्रांतिकारी का नाम बताइए। इस देश की सीमा पर आज भी जिन्हें आपने अग्निवीर बना दिया, वो अपनी जान गंवा रहे हैं, अपनी जान देकर इस देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। उसमें है कोई शाह, मोदी, पारेख, मेहता? बताइए। और यही बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम गुजराती नहीं हैं, बिहारी हैं। जवाब दीजिए। और यह जवाब आप छोड़िए, यह जवाब पूरा बिहार देगा आपको। करके दिखाइए गिरफ्तार। गिरते 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 नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये गुजरात लॉबी इस हद तक गिरती जा रही है कि पूछो मत। और मैंने कहा कि अयोध्या के साइकिल स्टैंड, राम मंदिर के साइकिल स्टैंड से लेकर के काशी के कॉरिडोर हो या गंगा का आपकी नावें हो, बड़ी बड़ी नावें सब के सब गुजराती चला रहे हैं। हमारा हक, वहां के लोगों का हक मारकर आप गुजरात ले जा रहे हैं। आपने कल कहा था कि जाति देखकर या नाम देख करके सपा वाले नौकरी देते थे। नरेंद्र मोदी, आप तो स्टेट के नाम पे, गुजरात के नाम पे लोगों को मुफ्त में बिजनेस और पैसा दोनों दे रहे हैं। यह गुजरातवाद नहीं है क्या? और वैसे यह बात पूरा देश समझ गया है, भाजपा भी समझ गई है, आरएसएस भी समझ गया है। नरेंद्र मोदी जी, हिम्मत है तो बनारस जीत के दिखाओ। बाकी तो हार ही गए हो, सरकार आपकी बननी नहीं है, जीत के दिखाओ। धमकी देना छोड़िए, पंजाब को भी और बिहार को भी जवाब आपको मिलेगा। और पंजाब और गुजरात के अपमान का जवाब, पंजाब, गुजरात और तमिलनाडु के अपमान का जवाब पूरा देश देगा आपको, आप दोनों को, आपकी लॉबी को, गुजरात लॉबी को। याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी 6 चरण का चुनाव हो चुका है, आप हार चुके हो, आप जानते हो। 7वां और अंतिम चरण का मतदान होना बाकी है। लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान आपने झूठ बोलने, सगूफे छोड़ने, लोगों को बरगलाने के अलावा कुछ नहीं बोला। अपने काम के बारे में तो बोला ही नहीं। काम छोड़ दीजिए, काम तो आपने किया नहीं तो बोलेंगे क्या? आपने उन समस्याओं के बारे में नहीं बोला जिसके लिए कभी कहा करते थे कि मनमोहन सिंह महंगाई का मां नहीं बोल पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपने किस मंच से महंगाई का मां बोला? बताइए। आपने किस मंच से बेरोजगारी का वो बोला? देश को बताइए। आपने किस मंच से किसानों की समस्याओं का क बोला? आपने तो समस्याओं के स से किनारा ही कर लिया।
समस्याओं की बात ही मत करो। और क्यों नहीं करो? क्यों नहीं करो? क्योंकि हम तो बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं हुए हैं। आपका कहना है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए हैं। तो कैसे हुए हैं? अब मोदी जी आपको क्या बताते हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन सच ये है कि नरेंद्र मोदी सचमुच बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए हैं। अब वो कह रहे हैं तो मान लो, हम भी मान लेते हैं। तो हुए कैसे हैं? मेरे दोस्त, अडानी अमेरिका और चीन द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड प्रधानमंत्री हैं। असेंबल्ड नरेंद्र मोदी हैं और प्रोजेक्टेड प्रधानमंत्री हैं भारत के लिए, इन तीनों के, अमेरिका, चीन और अडानी द्वारा। भोगिए, भुगतिए, हो रहा है। चीन के माल से पूरा भारत पाट दिया। आज राहुल गांधी मन से यह बात कहते हैं, इतने दिनों के बाद चुनाव खत्म हो रहा है। यह बात मैं 10 साल से कह रहा हूं मेरे दोस्त, कि नरेंद्र मोदी ने चीन के लिए सारी कुर्बानी भारत की दे दी, सीमा पर भी और पूरे व्यापार की भी। आपको पता होगा, अंबानी के जरिए जियो लाया गया था, उसमें जो लॉन्च किया गया फ्री डेटा, उसके लिए शर्त रखी गई कि आपके पास जब वोल्टी मोबाइल होगा तभी आप उसको चला पाएंगे। और वोल्टी मोबाइल सिर्फ चाइना बनाता था, यानी सभी लोगों को मजबूर किया गया कि आप चाइना का मोबाइल खरीदो। बगैर वोल्टी मोबाइल के, मतलब वोल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर भी मोबाइल पहले चल रहा था, एयरटेल चला रहा था, सारी सुविधाएं मिल रही थी। जियो भी बगैर वोल्टी फैसिलिटी के भी चलाया जा सकता था, लेकिन नहीं, साठगांठ तो चीन से थी। चीन को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जबरदस्ती जियो का प्रचार भी करते हैं और देश को मजबूर भी करते हैं अंबानी के साथ मिलकर के कि पूरे देश को चाइना का मोबाइल खरीदना पड़ेगा, और पड़ा। बाद में वो फ्री डेटा भी चला गया, लेकिन आपको तो मोबाइल आपके हाथ में आ ही गया। लगभग 5 लाख करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी ने किया था उस समय इस प्रोजेक्ट के जरिए, मतलब फ्री डेटा के जरिए अडानी अंबानी के साथ मिलकर के। और आप अगर डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो जियो में भी चीन का स्टेक होगा, है। जियो और पेटीएम का प्रचार किया, वो भी चीन द्वारा समर्थित या प्रोजेक्टेड या फंडेड है। वैसे अब तो उसको भी खा गए, क्योंकि उसने हो सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं दिया हो, या जितनी मांग किए हो उतना न दिया हो। खैर, इतने खतरनाक हैं नरेंद्र मोदी। मेरे दोस्त, मुजरे के बाद मोदी का यह हाल है कि आरएसएस ने भी मोदी से बाय बाय कह दिया है। आरएसएस अब सिंगल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना। और इसीलिए आरएसएस फुल फ्लेंज काम कर रहा है बनारस में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। फिर कौन जीता सकता है नरेंद्र मोदी को, देखना। मेरे दोस्त, 7वें चरण का चुनाव आते आते नरेंद्र मोदी कितनी बदबू फैलाएंगे, कितनी गंध फैलाएंगे, कितना और जहर बोलेंगे, कितना और जहर घोलेंगे, कहा नहीं जा सकता। जहां जहर घोला था मणिपुर, जब वो जलने लगा तो हिम्मत नहीं हुई कि जा सके।